ओके, वेलकम टू वामिका एकेडमी। चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आज अपन कवर करेंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 8 इसमें भी न्यूमेरिकल है। चैप्टर 8 में इसका कुछ थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया गया है। तो प्लीज चैप्टर 3 अगर अपन अच्छे से करते हैं तो चैप्टर 8 में अपने को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस बुक में ओनली 276 पेज है और ये एक बुक अपने अपने ही तरीके का एक नोट्स है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए अपने पास है। ठीक है, अपन कितना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है। एग्जाम पास करना तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन नॉलेज गेन साथ में अगर अच्छा हो जाए, एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो फील फ्री टू आस्क मी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि सभी के जवाब दे सकूं। तो आज का जो फर्स्ट है वो है डिविडेंड पर शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फेस वैल्यू के परसेंटेज टर्म में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता था। ठीक है, इन द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर। जैसे 40% डिविडेंड डिक्लेयर बाई कंपनी विल बी ट्रांसलेट इनटू डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज। क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, तो 10 का 40% 4 रुपया होता है, 4 रुपीज। तो ये होता है डिविडेंड पर शेयर। आज के डेट में सेबी ने ये डिक्लेयर कहा है कि आप परसेंटेज वाइज से डिविडेंड मत बताइए, आप रुपीज वाइज डिक्लेयर करिए कि आप 4 रुपए पर शेयर दे रहे हैं, कि 40 रुपए दे रहे हैं, कि 40 पैसे दे रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उन्हें नहीं पता होता 40 फेस वैल्यू का 40% है कि मार्केट वैल्यू का। तो कई बार ऐसी स्थिति होती कि से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 100%, तो लोग क्या करते हैं, वो शेयर्स के में लोग ज्यादा अट्रैक्शन लेने लगते हैं। लेकिन रियल में 100% किसका रहता है, वो फेस वैल्यू का। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस टू अर्निंग रेशो और द पी रेशो मेजर द प्राइस दैट द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर द अर्निंग ऑफ अ कंपनी। इट इज कंप्यूटेड एज मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस कितना है पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ठीक है, ईपीएस का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ईपीएस यहां से निकलता है। ठीक है, फिर मार्केट प्राइस कितना है, तो पी इज रिफर एज अ मल्टीपल ऑफ पर रुपीज ऑफ अर्निंग। When one refer to a stock trading at PE multiple of 12, it means stock is trading at 12 time its earning। तो अपनी अर्निंग से कितने ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 12 टाइम ऑफ इट्स अर्निंग। ठीक है, तो अर्निंग एक है लेकिन उसके 12 मल्टीपल पे चल रहा है, यानी पीई 12 हुआ। पी मल्टीपल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। द प्राइस चेंज डायनेमिकली। रिपोर्टेड अर्निंग इज अपडेट एवरी क्वार्टर। Price tend to move even after the historical earning per share is known in anticipation of future earning. It is expected that earning of firm will grow, then market will willing to pay a higher multiple per rupees of earning। ठीक है, द और प्रोस्पेक्टिव पी हाउ मच द करंट प्राइस इज डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग। तो करंट प्राइस फ्यूचर अर्निंग को कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये भी पीई के द्वारा पता चलता है। जैसे एक एनालिस्ट कह रहा है कि एक्स वाई जेड इज ट्रेडिंग एट 20 टाइम इट्स 2014 अर्निंग, बट इज स्टिल अबाउट 15 टाइम द 2015 अर्निंग। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्रोथ ऑफ ईपीएस हाई है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर जो है वो शेयर की हाई है। तो करेंट हाई पीई बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नंबर। ठीक है, मोस्ट पब्लिकेशन रिपोर्ट शो पी यूजिंग हिस्टोरिकल अर्निंग नंबर। तो जितनी भी रिपोर्ट्स एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन पब्लिश या रिपोर्ट करते हैं वो हिस्टोरिकल अर्निंग के ऊपर डिपेंड होती है।
एनालिस्ट, जो रिसर्च एनालिस्ट है, वो एस्टिमेट करते फ्यूचर अर्निंग आर नॉट वाइडली अवेलेबल और दे में वेरी। तो फ्यूचर अर्निंग जरूरी नहीं है कि जैसा अपन सोच रहे वैसा हो, ठीक है। तो पब्लिकेशन रिपोर्ट्स में अपने को कॉन्सेंसस लिखना पड़ता है, ठीक है। इट इज कॉमन टू लुक एट पी मल्टीपल ऑफ इंडेक्स टू गॉज इफ मार्केट इज ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू। तो अपन इंडेक्स की पी वैल्यू से ये भी देख सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। पी मल्टीपल मूव हाई व्हेन प्राइस रन अहेड ऑफ अर्निंग नंबर, ठीक है। प्राइस अगर अर्निंग नंबर से ऊपर चल रही है तो पी हाई होगा, ठीक है। सो मार्केट इज विलिंग टू पे मोर एंड मोर पर रुपीज ऑफ अर्निंग। मार्केट क्या कर रहा है, और ज्यादा उनको पैसे दे रहा है कि हम आपको और ज्यादा पे करेंगे, तो शेयर के दाम और ज्यादा जाते हैं। When market correct and uncertainty about future earning, the PE multiple also drop। तो जब मार्केट करेक्ट होता है, गिरता है, और अनसर्टेनिटी रहती है कि फ्यूचर अर्निंग इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो पीई मल्टीपल ड्रॉप भी होता है, ठीक है। तो उस समय अपने को जो स्टॉक्स मिलते हैं चीप वैल्यू में मिलते हैं, यानी कि पीई उनका लो होता है। एनालिस्ट ऑल्सो कंपेयर पीई ऑफ वन कंपनी विथ अनदर। जैसे एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, यानी कि सेम सेक्टर की, तो उसकी रिलेटिव वैल्यू अपन देखते हैं। पी मल्टीपल देखते हैं स्टेबल है। वेल नोन कंपनी का पी को अपन छोटी कंपनी से कंपेयर करते हैं, जैसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट्स है या रिलायंस है, उनके पी से अपन स्मॉलर कंपनीज के पी को मेजर भी करते हैं कई बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज रिवाइज करिएगा। अगर समझ ना आए तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा कि आप अपने क्वेश्चन में से वर्बली भी पूछ सकते हैं। फिर होता है प्राइस टू सेल रेशो। प्राइस टू सेल रेशो इज द वैल्यूएशन रेशो दैट मेजर द प्राइस इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ सेल। यानी कि एक इन्वेस्टर कितना पे करना चाहता है ईच रुपीज ऑफ सेल। तो प्राइस टू सेल रेशो, वैल्यूएशन रेशो मेजर द प्राइस इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ सेल्स। कितनी सेल हो रही है और पर रुपीज ऑफ सेल्स में कितना इन्वेस्टर आपको देना चाहता है। तो करेंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल पर शेयर। तो यहां से पीएस से रेशो निकल आता है। तो पीएस रेशो ऐसे भी निकलता है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूला आ जाता है एग्जाम में। फिर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू द वैल्यू। द प्राइस टू बुक वैल्यू मेजर अ कंपनी करेंट मार्केट प्राइस विज विज इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, रिलेटिव दोनों का रिलेशन प्राइस और बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू कैलकुलेटेड कैसे करते हैं, बुक वैल्यू कैलकुलेट नेटवर्थ को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर अपन डिवाइड करते हैं, तो बुक वैल्यू आ जाती है कंपनी की। तब बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर इन द बुक ऑफ कंपनी। इट रिप्रेजेंट द नेटवर्थ पर शेयर। नेटवर्थ कितनी है पर शेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन टू दिस नंबर इज दैट मोस्ट असेट ऑन द बुक ऑफ द कंपनी आर सोन एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन नॉट देयर रियलाइजेबल एंड लिक्विडेशन वैल्यू। तो बुक वैल्यू में एक थ्योरेटिकल हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, लेकिन रियल रियल में उसको सेल करने पे अपने को कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन अ कंपनी विच हैज बिल्डिंग रिजर्व फ्रॉम सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी से आप अपना एक रिजर्व बना रहे हैं, तो बुक वैल्यू इज अ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। सिंस द बुक वैल्यू कंसिडर द नेटवर्थ ऑफ कंपनी, इट इज इंपॉर्टेंट नंबर इन फंडामेंटल एनालिसिस। तो कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिएगा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल्स तो पूछता ही है बुक वैल्यू से, ठीक है। फिर बुक वैल्यू क्या है वहीं पे अटक जाते हैं बहुत सारे लोग, जबकि इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत इजी होते हैं बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने का।
के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? इक्विटी कैपिटल दिया 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50 लाख, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 6 लाख, करंट मार्केट प्राइस भी दिया है। तो नेटवर्थ कितना होता है? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो 60 लाख होता है अपना नेटवर्थ। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हुए? 6 लाख। तो बुक वैल्यू कितनी आई? 10 रुपीज। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20, बुक वैल्यू है 10, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ? 2x, 2 टाइम। इतना ही पूछता है बहुत से क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से लेस है, इस ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, तो स्टॉक को क्या बोलते हैं? अंडर वैल्यू। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, याद रखिएगा। अगर 1 से कम है बुक, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से लेस है, तो क्या बोलेंगे? अंडर वैल्यू। ठीक है, एंड why is the market price the share as a price less than book value? Please note that several reasons for stock being value for less than its book value include the poor investment made by the firm in the past which need to be write down subsequently. All the company with price to book value less than may not be value by। तो ये अपना डिस्क्लेमर यहाँ पे बुक जिन्होंने लिखी है उन्होंने दिया है कि जरूरी नहीं है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1 से कम है तो क्या अच्छी बाइंग हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको भी अपने को चेक करना होता है। ठीक है, जैसे पुअर इन्वेस्टमेंट किया कंपनीज ने तो भी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे आ जाती है, तो ये अपना इन्होंने। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यूजफुल मेजर टू वैल्यू स्टॉक वेयर अर्निंग आर नेगेटिव एंड मोर वाइडली यूज, पीई रेशो इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये एक और पॉइंट है, इसको भी ऐड कर सकते हैं अपन। फिर होता है डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अभी के डेट में टाटा मोटर्स का डीवीआर आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, लेकिन डीवीआर क्या है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब डीवीआर क्या होता है? एक नॉर्मल शेयर की तरह काम करता है। ठीक है, नॉर्मल शेयर की तरह होता है, लेकिन इसमें वोटिंग राइट नहीं होते। आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा कॉमन शेयर्स के लिए में। तो सच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इशूअर हु विश टू राइज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग वोटिंग राइट। तो ऐसे इशूअर जिनको अपनी वोटिंग राइट को डाइल्यूट नहीं करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। और इन्वेस्टर जिनको ओनली डिविडेंड के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको मतलब नहीं है कि वोटिंग राइट मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है, फिर भी उनको लगता है शेयर अट्रैक्टिव है, तो उनके लिए डीवीआर बहुत बढ़िया होता है। डीवीआर सेपरेट कैटेगरी में ट्रेड होता है। ठीक है, और कॉमन इक्विटी शेयर से डिस्काउंट में ट्रेड करता है। ठीक है, अवेलेबल होता है। और कौन डीवीआर इशू कर सकता है उसका भी, द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनी टू इशू सच शेयर। दिस इंक्लूड अ डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% ओवर द प्रीसीडिंग 3 years। तो ऐसी कंपनी जिन्होंने 10% डिविडेंड दिया है लास्ट 3 year में, ठीक है, और शेयर सेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, तो ऐसे लोग आप डीवीआर इशू कर सकते हैं। लेकिन किसने किसने इशू किया है? टाटा मोटर्स ने और पेंटालून्स ने। पेंटालून्स तो अभी डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी बात नहीं करते अपन। टाटा मोटर्स ने डीवीआर इशूड किया है। तो डिविडेंड 10% और पेड अप कैपिटल जो है, पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपना इक्विटी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज खत्म होती है। अब अपन देखते हैं डेब्ट मार्केट में किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि डेब्ट कैपिटल क्या होता है। डेब्ट कैपिटल रिफर टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द लेंडर हु आर कीन टू बी कंपनसेट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ प्री स्पेसिफाइड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डेब्ट कैपिटल कौन यूज करता है? लेंडर्स। उनको क्या होता है कि आपको प्री स्पेसिफिक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम भी फिक्स है कि आपको तब तक पेड करना है। ठीक है, तो ऐसे लोग डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं।
डेप्ट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक, other institution or by issuing debt securities. If company wishes to borrow 100 crore, it has two options. कोई भी कंपनी अगर उसको डेप्ट इशू कर यानी कि पैसे बोरो करने हैं तो क्या करेगा? इट टेक अ बैंक लोन फॉर दैट टोटल अमाउंट, या तो बैंक से टोटल अमाउंट का लोन ले लेंगे, ठीक है, और सोल लेंडर्स होंगे कंपनी, और इट कैन एक्सेस अ लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर बाय ब्रेकिंग अप द लोन अमाउंट इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस। क्या करेंगे? 100 करोड़ को स्मॉलर डिनोमिनेशन में ब्रेक करके अपन डेप्ट सिक्योरिटी इशू करेंगे 1 करोड़, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 100। तो क्या होगा? इन्वेस्टर हु ब्रिंग ₹1000, अगर 1000 रुपीज की किसी ने डेप्ट खरीदी तो कितना मिलेगा उनको? 10 सिक्योरिटीज, ठीक है। तो फेस वैल्यू उसकी डिपेंड करती है, कई बार 100 से 1000 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो डेप्ट ऐसे लोग कि आपको बैंक से नहीं लेना है तो आपने सिक्योरिटीज इशू कर दी और छोटे छोटे डिनोमिनेशन में लोगों ने खरीद लिया तो आपको 100 करोड़ भी मिल गए। डेप्ट सिक्योरिटी डिनोट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर्स एंड द लेंडर्स। इशूअर होता है कंपनी, लेंडर होता है इन्वेस्टर्स, विच अलाउ द इशूअर टू बारो अ सम ऑफ मनी एट प्री डिटरमाइंड टर्म्स। इनके जो टर्म्स होते हैं पहले से निश्चित या डिटरमाइंड होते हैं। These terms are referred to as a feature of debt securities and include the principal, coupon and maturity of security and the security if any provided for lending। ठीक है, प्रिंसिपल होता है, कूपन होता है। प्रिंसिपल यानी कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, कूपन यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैच्योर कब होगा, ठीक है। ऑल ऑल डेब्ट सिक्योरिटीज ग्रांट द इन्वेस्टर द राइट टू कूपन रीपेमेंट। आप अगर सिक्योरिटीज है तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? कूपन पेमेंट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, ठीक है, ये चीजें प्राप्त होगी। सम सिक्योरिटीज कॉल्ड सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड होते हैं, आल्सो गिव इन्वेस्टर राइट ओवर द असेट ऑफ द इशूइंग कंपनी। और इन्वेस्टर्स को अपनी असेट्स जो कंपनीज के उसमें भी राइट प्रोवाइड करते हैं। इफ देयर इज डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट, दिस असेट कैन बी सोल्ड टू द रिपे द इन्वेस्टर्स। डेप्ट सिक्योरिटी में भी प्राइवेटली प्लेस विद सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ। अब डेप्ट सिक्योरिटी या तो प्राइवेटली आप सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को इशूड कर सकते हैं, या तो पब्लिक के थ्रू पब्लिक को भी इशू किया जा सकता है, यानी कि रिटेलर। डेप्ट सिक्योरिटी आर इशूड इन पब्लिक इशू आर मैंडेटरी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो पब्लिक को इशू होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी या बीएससी में, ठीक है। तो दे कैन बी ट्रेडेड ऑन इन सेकेंडरी मार्केट। और कुछ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं वो ओटीसी मार्केट में भी ट्रेडेड होते हैं, ओवर द काउंटर, ठीक है। अब डेप्ट सिक्योरिटीज की भी फेस वैल्यू होती है एफवी। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है फेस वैल्यू निकालो। एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कंप्लीट एक्सप्लेन विदाउट हाउ मच बोरोइंग इट रिप्रेजेंट, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होती है? 100 से और 1000 या कोई भी डिनोमिनेशन में हो सकती है, तो उसके मल्टीपल में आपको सिक्योरिटीज प्रदान की जाएगी। ऐसा है 100 रुपीज का है तो आप 10 5 1 2 3 यानी कि 100 200 300 500 ऐसा ले सकते हैं। आधा नहीं मिलेगा, 250 रुपया 150 रुपया का दे दो, ऐसा नहीं, 100 रुपया कम से कम। कूपन रेट, इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड। इंटरेस्ट जो पेड होता है बॉन्ड में या डेब्ट सिक्योरिटीज में आर नोन एज कूपन रेट, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के परसेंटेज में ये एक्सप्रेस होता है ना, कूपन रेट। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी विच द इन्वेस्टर रिसीव एज इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड द कूपन रेट, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल 8.24 जीएस 2018 तो 8.24 जो क्या हुआ वो कूपन रेट हुआ, कूपन बियरिंग। जीएस यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैच्योरिटी कब है? 2018 में, विथ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100,000। तो 1000 रुपीज का अगर फेस वैल्यू है तो 8.24 यानी कि 82 रुपया 40 पैसा आपको पर ईयर मिलेगा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टिल मैच्योरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली 2 साल में 2 बार पेड करते हैं, तो 82.4 की जगह अपने को साल में 2 बार 41.2 रुपीज मिलेगा।
और जो आखिरी कूपन पेमेंट होता है वो मैच्योरिटी डेट जब अपन रिडीम करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अपने को मिलता है, ठीक है, कूपन रेट। फिर होता है मैच्योरिटी। सभी लोन का एक मैच्योरिटी होता है, टेन्योर होता है, दिस इज नोन एज टेनर और मैच्योरिटी और टर्म टू मैच्योरिटी इन बॉन्ड मार्केट। इन द अबोव मेंशन बॉन्ड इट्स मैच्योरिटी इज 2018। तो ये जो 2018 लिखा है ये मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। अगर कभी भी आप कोई भी बॉन्ड्स का देखते हैं तो इस तरीके से आप आकलन लगा सकते हैं कि कैसा है। Maturity is very significant parameter for bond investor. This is the single largest factor contributing to change in bond price and market risk in bond investment is linked to it. Bond can be issued for extremely short tenure. जो बॉन्ड्स होते हैं शॉर्ट टेन्योर्स के लिए भी इशूड होते हैं ना, जैसे टी बिल, ये याद रखिएगा, कई बार पूछता है शॉर्ट टेन्योर्स के बॉन्ड कौन होते हैं, तो टी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 91, 182 एंड 364 डेज, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम सबसे कम होता है 91, फिर 182 और 364। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड फॉर वेरी लॉन्ग टर्म अप टू 30 ईयर, 30 साल के लिए भी होता है और मोर। सम बॉन्ड इशूड एज परपेचुअल इन नेचर, द टर्म टू मेच्योरिटी कीप रिड्यूसिंग ईच पासिंग डेट, ठीक है, मेच्योरिटी एक एक दिन पास करने से कम होते जाती है। एंड फाइनली बिकम जीरो ऑन डेट ऑफ बॉन्ड मेच्योर्ड, ठीक है। फिर प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके मल्टीपल में, जो भी फेस वैल्यू के मल्टीपल में अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। रिडेम्पशन, रिडीम, रिडीम बोलते हैं ना, रिडीम, रिडीम करना है, बॉन्ड रिडीम होता है। तो उसका क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर एंड इन्वेस्टर, जो अपन ने किया है कॉन्ट्रैक्ट था वो ओवर हो गया, ठीक है। द इशूअर ऑफ द बॉन्ड रिपे द प्रिंसिपल एंड ऑल्सो मेक द फाइनल कूपन पेमेंट, देन द बॉन्ड सीज टू एग्जिस्ट और द बॉन्ड मैच्योर, ठीक है। दोनों के बीच का जो एक रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया अगर अपन ने रिडीम कर दिया, लेकिन कब, जब इशूअर जो है वो बॉन्ड का पूरा पैसा और फाइनल कूपन पेमेंट कर दिया, तब तब बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। फिर होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कितने समय तक अपन ने उसको होल्ड किया है और उतने समय में अपने को कितना रिटर्न जनरेट हुआ। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज द रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड व्हेन इट वाज बॉट एंड हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। कब आपने बाय किया और कब तक आपने होल्ड किया। इन्वेस्टर में परचेज द बॉन्ड फ्रॉम द इशूअर डायरेक्टली व्हेन इट इज इशूड और में परचेज एट एनी लेटर फ्रॉम सेकेंडरी, या तो डायरेक्ट आप इशूअर से खरीदें या तो आपने सेकेंडरी मार्केट में उसको खरीदा है। द इन्वेस्टर में होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी और में एग्जिस्ट। इन्वेस्टर क्या कर सकता है, या तो बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं या तो जल्दी एग्जिट ले लेते हैं, सेल कर देते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो इसी रिटर्न को जब तक वो होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं एचपीआर, ठीक है। थ्रू द बॉन्ड फॉर विच द बॉन्ड इज हेल्ड द इन्वेस्टर वुड रिसीव कूपन पे, जब तक आपने बॉन्ड को रखा है तब तक आपको उसका कूपन इंटरेस्ट मिलेगा। दिस कूपन में बी री इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट द रेट प्रिविलेंट टू एट द टाइम ऑफ री इन्वेस्टमेंट। इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं कई बार। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक इन्वेस्टर है जिसने बॉन्ड खरीदा 104 रुपया में, तो उसको 8 रुपए कूपन रेट मिला और उस 8 रुपए को उसने 7% के से फिर री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो फाइनली उसने 1 साल बाद बॉन्ड को 110 रुपए में बेचा, तो उसको कितना होल्डिंग पीरियड रिटर्न जनरेट हुआ। तो 8 रुपए ऐसे मिला, फिर 8 रुपए का वो जो मिला था उसको 7% ब्याज दर से री इन्वेस्टमेंट किए, और जो रियल में उनको मिला बाइंग एंड सेलिंग का डिफरेंस, तो टोटल आता है 14% रिटर्न उनको जनरेट हुआ। तो एचपीआर सिंगल पीरियड रिटर्न है, एनुअल रिटर्न नहीं है ना, तो आपको एनुअलाइज भी करना होगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज थोड़ा सा इसको फोकस जरूर करिएगा, ठीक है।
फिर है करेंट यील्ड। करेंट यील्ड क्या होता है? दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन डेब्ट सिक्योरिटी इन विच द कूपन इज डिवाइडेड विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इजी है। ठीक है, जैसे 8.24% ब्याज है और ट्रेड कर रहा है 104 रुपए में, तो करेंट यील्ड कितना हुआ? 7.2%। बहुत इजी है। ठीक है, करेंट यील्ड यहीं से निकालते हैं। मैक्सिमम टाइम करेंट यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ रहता है। यील्ड टू मेच्योरिटी या वाईटीएम किसको बोलते हैं? YTM is more comprehensive and widely used measure of return calculation of debt security than current yield. This method take into consideration all future cash flow coming from the bond and equate the present value of this flow to the prevailing market price of the bond. The rate which equate the present outflow with the present value of future outflow. It can be understood as internal rate of return IRR of the bond. अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, यहां पे एक देखिएगा एग्जांपल। कैलकुलेशन, एचडीएफसी का एक बॉन्ड है, 9.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इशूड हुआ है 19 जुलाई 2007 को और मैच्योर हो रहा है 19 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो बॉन्ड कब ट्रेड कर रहा है? 103 रुपए में नवंबर 2014 को। तो नवंबर 2014 को कैश फ्लो 103। ठीक है, ठीक है, आपने लिया, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 9.7, अगेन 9.7, और जब आपको मैच्योरिटी में मिला तो कितने का था? 109 रुपया का। तो टोटल वाईटीएम कितना हुआ? 9.6%। ठीक है, आपने कब खरीदा इसको? 1 नवंबर 2014। ठीक है, तो वाईटीएम ऐसे निकाला जाता है, जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। इसमें से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ वेरी फ्यू टाइम आपसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी यहां से पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी होते हैं, बस सिंपल अपने को ऐड करना होता है। ठीक है, कैश फ्लो जो प्लस में आ रहा है उसको ऐड करना होता है। ठीक है, वाईटीएम थ्रू बेटर देन करंट यील्ड। तो करंट यील्ड से वाईटीएम ज्यादा अच्छा होता है। First, it is assumed that investor will hold the bond till maturity, which may not be the seen in the case. It assumes coupon received periodically are reinvested for remaining period. तो जो भी कूपन आपको मिला, आपको आपने उसको री इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है, सेम है। कई बार एग्जाम में आएगा तो हो सकता है डिफरेंस भी पूछे। अब ड्यूरेशन क्या होता है? देखो, बोलने में वर्ड ड्यूरेशन बहुत छोटा सा। ड्यूरेशन मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ अ बॉन्ड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस ऑफ बॉन्ड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बॉन्ड के प्राइस में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कितना आता है? तो बॉन्ड विथ हाई ड्यूरेशन, जिसका ड्यूरेशन हाई है बॉन्ड में, 30 साल का बॉन्ड है, तो ग्रेटर इंक्रीज व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन किया तो हायर ड्यूरेशन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें वैल्यू इंक्रीज होती है। और ग्रेटर लॉस जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई बढ़ता है कंपेयर टू बॉन्ड विथ लोअर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज द वेटेज एवरेज मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आर यूज एज वेटेज, duration that incorporate the tenor, coupon and yield in its calculation. Higher the time to maturity, higher the duration and higher the interest rate risk. तो जितना ज्यादा, एक चीज याद रखिएगा, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क होता है। लोअर द कूपन रेट, हायर द ड्यूरेशन एंड हायर द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। Duration is very convenient interest rates measure for the bond. Higher the duration, higher the sensitivity of bond price vis-a-vis interest rate. ठीक है, अब बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स, 4 टाइप देखते हैं। तो पहला होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। आता है यहां से भी, थ्योरेटिकल आता है। बॉन्ड्स विच डू नॉट पे कूपन इन देयर इंटायर टर्म।
कभी वो कोई कूपन पेड नहीं करते, वो जीरो कूपन बॉन्ड और सिंपली जीरो कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपने फेस वैल्यू से डिस्काउंट में इशू होते हैं। और जैसे 100 रुपीज फेस वैल्यू है, तो ये इशूड होगा 90 रुपया, 85 रुपया में। लेकिन जब मैच्योर होगा तब कितने में होगा, अपने फेस वैल्यू में। The the return on this bond is not in the form of periodic payment or of interest, but in the form of difference between issue price and redeem value. ठीक है। While in rupee term, return may be same for investor. Zero carry more interest rate is due to higher duration than coupon paying bond of the same maturity. अब ट्रेजरी बिल issued by Government of India, commercial paper issued by corporate, CD of issued by bank, financial institution are short-term zero coupon bonds. This paper of less than 1 year maturity, hence are also known as money market instrument. ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स का एग्जांपल, एसआर ग्रुप आपने जानते होंगे, हच कंपनी थी, एक एसआर ग्रुप था। एसआर कम्युनिकेशन ने 2009 में जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया था, 4,280 करोड़ रुपए उनको राइज करना था। दिस बॉन्ड वेयर लॉन्च इन 2 सेपरेट सीरीज। पहला जो था एसआर ग्रुप था, सिक्योरिटी क्या थी, जीरो कूपन। इशू डेट था अक्टूबर 2009, मैच्योरिटी थी एक की 2011, और सीरीज 2 की भी थी दिसंबर 2011। मैच्योरिटी वैल्यू था 100। तो इशू प्राइस क्या था, सीरीज 1 का 85.8 और सीरीज 2 का 82.55। तो दोनों का इंप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फेस वैल्यू से कम में इशू हुए थे। लेकिन जब 2011 में ये आपको वापस मिले तो उनकी फेस वैल्यू 100 थी। तो जो भी डिफरेंस होता है फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, वो आपका रेट ऑफ, वो क्या होता है, वो आपका रिटर्न होता है। ठीक है। फिर होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, दिस बॉन्ड हुज कूपन इज नॉट फिक्स एज इन द केस ऑफ वनीला बॉन्ड बट इन रीसेट पीरियडिकली विथ रेफरेंस टू डिफाइंड बेंचमार्क। दिस कुड बी द इन्फ्लेशन इंडेक्स और इंटरबैंक रेट और कॉल रेट और सम अदर रिलेवेंट। रीसेटिंग द कूपन पीरियडिकली इंश्योर दिस बॉन्ड में पे इंटरेस्ट दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट। तो फ्लोटिंग वही होता है कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें ऊपर नीचे थोड़ा होते रहता है। ड्यू टू यूनिक नेचर ऑफ कांस्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कूपन रेट, दिस बॉन्ड कैरी लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि इनमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, यहां तक सर समझ में आया? सर कोई अगर दिक्कत है तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं, अमित सर। सच बॉन्ड्स आर स्पेशली यूज इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट हायर लो कम कुछ होने वाला है, तो इस टाइप के मार्केट में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स ज्यादा यूजफुल होते हैं। डेवलप मार्केट ऑल्सो है बॉन्ड हुज कूपन में इनवर्सली टू द बेंचमार्क। इनको इनवर्स फ्लोटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। फिर होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑफ द इशुअर कंपनी लेटर। दिस सिक्योरिटी के फीचर्स क्या होते हैं, इसमें आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आपको पहले से पता होगा कि कौन से डेट या किस डेट से पहले आपके शेयर आपके डेब्ट सिक्योरिटीज में इक्विटीज में कन्वर्ट होंगे। कितने कन्वर्जन का रेशो क्या होगा कि कितने शेयर्स आपको मिलेंगे। प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड टू इन्वेस्टर ऑन कन्वर्जन। प्रपोर्शन ऑफ डिबेंचर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटीज, कितने पोर्शन जो हैं वो आपके कन्वर्ट होंगे इक्विटीज में। और ये बॉन्ड क्या होते हैं, या तो कंपलसरी होते हैं कन्वर्टेबल या ऑप्शनली होते हैं कन्वर्ट। कंपलसरी में पूरे के पूरे आपके डिबेंचर्स शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑप्शनली में आप चाहें तो आप बॉन्ड डेप्ट में भी रह सकते हैं। तो आप डेप्ट में रहेंगे तो आपको हमेशा पीरियडिक कूपन रेट मिलते रहेगा, और जब आप रिडीम करेंगे तो आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। ऑन कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इंटू इक्विटी, डेप्ट इज रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट। अब जब
आपने डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका जो डेप्ट है वो बैलेंस शीट से रिमूव होके इक्विटी कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपका अर्निंग पर शेयर भी डाइल्यूट हो जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, अगर हम उसको शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। फिर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट, ऐसे पीपीएन कहते हैं रिलेटिव कॉम्प्लेक्स डेट प्रोडक्ट विच एम एट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टेड। जो प्रिंसिपल अमाउंट है इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है उसको प्रोटेक्ट करना। ऐसे इन्वेस्टमेंट मेच्योरिटी तक अपन हेल्ड करते हैं। द अ पोर्शन ऑफ अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन डेब्ट इज सच अ वे दैट इट मेच्योर टू प्रिंसिपल अमाउंट ऑन एक्सपायरी ऑफ द term of the note. The remaining portion of original investment is invested in equity, derivative, commodity and other product which have potential to generate higher return. तो ये आपको रखना है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में भी होता है, डेरिवेटिव, कमोडिटीज एंड अदर्स प्रोडक्ट्स में होता है, जिसमें आपको हायर रिटर्न जनरेट हो सके। ठीक है। सिंथेटिक प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय फाइनेंशियल इंजीनियर, बहुत सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर गेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट विद पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न, हायर रिटर्न मिलता है और डाउन साइड इसमें प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है। कई ठो ऑप्शंस की चीजें हैं जो भी इसमें आती है। ठीक है। फिर होता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके पूरे इंटरेस्ट को निगेटिव कर सकता है वो। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बीइंग फिक्स इनकम, डेप्ट में अपने को फिक्स इनकम मिलती है। वो उसका रियल रिटर्न निगेटिव हो सकता है अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 10% और इन्फ्लेशन है 14%, तो जो आपका रिटर्न है वो माइनस में हो सकता है। द इन्वेस्टर ऑफ डेप्ट पेपर टू रिटायर्ड ओल्ड पर्सन हु डू नॉट हैव अदर सोर्स। तो डेप्ट पेपर में कौन कौन इन्वेस्ट करता है? रिटायर्ड ओल्ड पर्सन। ठीक है, जिनके पास और कोई इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमको ऐसे इन्वेस्ट चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आरबीआई ने ऐसी सिक्योरिटीज बनाई हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करती है। तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है। देश बॉन्ड है फिक्स रियल रेट कूपन, और एक होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल ऑन ईच इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। ऑन मेच्योरिटी द हायर द फेस वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्ट प्रिंसिपल इज पेड आउट टू द इन्वेस्टर। ठीक है। सिंपल टर्म में अगर समझे तो जो भी इंटरेस्ट अपने को मिलेगा वो इन्फ्लेशन रेट को बीट करता है। ठीक है। ऐसी जगह पे होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन रेट है उससे मेजर किया जाता है कि आपका इन्फ्लेशन कितना होगा। ठीक है। सेकंड होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई फॉर रिटेल इन्वेस्टर इन द इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज। ठीक है। इसका टेनोर होता है 10 ईयर्स का। ठीक है। इसमें जो फिक्स रेट होता है वो 1.5% होता है, और इन्फ्लेशन रेट जो भी होता है वो सीपीआई के द्वारा कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। ठीक है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि एक जगह कंज्यूमर वाला प्राइस इंडेक्स लेते हैं और एक जगह अपना डब्ल्यूपीआई है। ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड फर्स्ट का नाम है, और दूसरा का नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज। इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज, ये दोनों के नाम है। ठीक है। फिर होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी टू ऑफ इट्स होम कंट्री। देखिए यही यही चीजें बहुत बार ना रिपीट 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 होती है। चैप्टर 2 में भी अपन ने इसको पढ़ा है, और फिर वापस ये चैप्टर 3 में भी आ रहा है। तो देखिए इतना अच्छा ये बुक है कि एक ही चीज को 10 बार रिपीट करता है और क्वेश्चन भी इसी टाइप्स के आते हैं। तो जो इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, अपन ऐसी जगह से बॉन्ड इशू करते हैं जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। तो मैच्योर मार्केट जितना होता है, जितनी ज्यादा मैच्योर होगा वहां पे उतना लोअर इंटरेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी रिस्क जरूर होता है। ठीक है। फॉरेन करेंसी यानी कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो
आपकी लोकल करेंसी से ज्यादा एप्रिसिएट हो रहा है तो आपको करेंसी रिस्क भी, एक बड़ा रिस्क आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो वो तो कई लोग हेजिंग भी कर लेते हैं करेंसी के अगेंस्ट, तो वो हेज भी हो जाता है। ठीक है, हेजिंग द फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बी रिमूव और रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2020 में यूएसडी बॉन्ड में फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू किया था। एक्सटर्नल बॉन्ड क्या है? एक्सटर्नल बॉन्ड रिफर एज अ यूरो बॉन्ड, यानी कि कुवैत में हम यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में इंडियन कंपनी अगर बॉन्ड इशू करती है तो वो एक्सटर्नल बॉन्ड होता है। लेकिन सेम एक्सटर्नल बॉन्ड अगर इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहे तो वो मसाला बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, पहली बार मसाला बॉन्ड किसने इशू किया था? आईएफसी ने 2014 में। फिर होता है परपेचुअल बॉन्ड, ये भी अपन ने चैप्टर 2 में देखा हुआ है, एक्सटर्नल बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक जगह दो जगह तीन जगह ये दिया है तो आता ही है। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? जिनका कोई मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होता। ठीक है, और इनके पास कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होता कि आपको रिडीम करना है। इन्वेस्टर को पीरियडिक कूपन मिलता है, और देश बॉन्ड कैन बी बॉट बैक, या तो वापस खरीद लेंगे, या कॉलेबल होते हैं बाय द इशूअर एट देयर डिस्क्रेशन। जितने बैंक है, कुछ बैंक है उन्होंने परपेचुअल बॉन्ड इशू किया है। क्यों? क्योंकि उनको 81 कैपिटल एज पर बेसल 3 नॉर्म राइज करना है। तो द नॉर्म स्पेसिफाई वेरियस क्राइटेरिया दैट परपेचुअल बॉन्ड शुड मीट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज 81 बॉन्ड। तो 81 बॉन्ड्स का क्या क्वालिटी होता है और नॉर्मल बॉन्ड से क्या डिफरेंस होता है, ये भी कई बार पूछता है। 81 परपेचुअल बॉन्ड डू नॉट हैव फिक्स मेच्योरिटी डेट, इनका कोई फिक्स मेच्योरिटी डेट नहीं होता। ठीक है, दे आर सब ऑर्डिनेट टू डिपॉजिट लोन फ्रॉम अदर बैंक एंड ऑल अदर बॉन्ड। कूपन रेट जो होता है वो केवल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से ही जनरेट होता है। अगर इशूअर के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो आपको कूपन नहीं देंगे। This coupon is non-cumulative. The bond can be converted into equity by issuer upon the happening of pre-specified contingent event. ठीक है, ये इसके कुछ डिफरेंस होते हैं एज पर कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जा रहा है।